ग्रीफ यानी गम एक अजीब सी चीज है जो बेरहम तरीके से हमें सबक सिखाता है। यह हमें समझाता है कि गम कितना सख्त और गहरा हो सकता है और सिर्फ रूह का नहीं, जिस्म को भी असरअंदाज करता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे जिस्म और रूह थक चुके हैं, हर हिस्सा बेचैन है, किसी भी कल सुकून नहीं मिलता। दिल को बस ये धड़का लगा रहता है कि अब और किसका गम सहना पड़ेगा। नाइजीरियन राइटर चिमामांडा गोजी अडीचे ने एक बेहतरीन ऐसे लिखा था जिसका नाम है नोट्स ऑन ग्रीफ। ग्रीफ पर उनके रिफ्लेक्शन पढ़कर मैं हिल गई थी। इतनी गहराई से ग्रीफ के बारे में लिखा है कि ऐसा लग रहा था कि हमने अपने किसी को खोया है और शायद हमारा जो गम है वो ये अपनी ज़बान में लिख रही हैं। कोविड के टाइम पर द न्यू यॉर्कर में छपा था ये। तभी सोच लिया था कि जब भी गम पर एपिसोड बनाऊंगी तो इस किताब के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी। बहुत प्यारा ऐसे है। तो आज हम बात करने वाले हैं गम की, जिसका मतलब है सदमा, ग्रीफ, सॉरो, बेरीवमेंट। और ये गम एक सिंगल इमोशन नहीं होता है बल्कि एक प्रोसेस है। तो आज इस एपिसोड में हम गम से रिलेटेड शायरी करेंगे, समझेंगे, जो नफ्सियाती पर्सपेक्टिव है उस पर बात करेंगे। तो ये सारी बातें हम करने वाले हैं। गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। खुशखबरी आपकी इसमें ये है कि जो प्रोसेस है गम का, शिफा उसी में छुपी है। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। चिमामांडा गोजी अडीचे की नोट्स ऑन ग्रीफ एक बहुत ही इमोशनल और पर्सनल किताब है। उन्होंने अपने वालिद के अचानक वफ़ात के बाद ये ऐसे लिखा था। जी, पहले ऐसे लिखा था, उसके बाद इसे किताब में एक्सपैंड किया गया था। तो जो ग्रीफ है उसका असर कैसा होता है, कैसी अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स आपके अंदर से निकल के आती हैं ग्रीफ के बाद, तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है ये ऐसे। चिमामांडा गोजी अडीचे को आप ज़रूर पढ़िए अगर आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए क्योंकि उनकी जो स्टोरी टेलिंग है बहुत पावरफुल है और फेमिनिज्म, आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज जैसे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही रिलेटेबल ज़बान में उन्होंने एक्सप्लोर किए हैं। ऐसा लगता है कि हमारी ही मसाइल हैं उनके बारे में बात हो रही है। गम से रिलेटेड और बातें करेंगे, लेकिन पहले, बिल्कुल पहले, फैज़ अहमद फैज़ का जो शेर है बड़ी देर से मुझे घूर रहा है। लिखते हैं, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। जो शायर है दुनिया के तमाम गमों का हिसाब कर रहा है कि उसे कहाँ कहाँ से गम लगे हैं। यानी वो अपनी ज़िंदगी के सारे दर्द, मुश्किलात और गम एक जगह इकट्ठा कर रहा है, जैसे वो अपने गम को समझने की कोशिश कर रहा हो, टेकिंग स्टॉक ऑफ ऑल हिज सफरिंग्स। फिर आगे कहते हैं कि आज तुम याद बेहिसाब आए। और जब उन्होंने दुनिया के सारे गमों का हिसाब कर लिया, बचपन से लेकर अब तक उन्हें लगे हैं, तब उन्हें ऐसा लगा उनका जो महबूब है उसकी याद ने, या एक जो ख़ास शख्स है उसकी याद ने उनको इतना ज़्यादा मुतासिर किया है कि उस एक याद ने उनके तमाम गमों को पीछे छोड़ दिया। यानी वो एक ख़ास शख्स महबूब भी हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई अजीज़ हो सकता है। उसका खोना, उसके ना होने की ट्रेजेडी वो इतनी बड़ी है, इतनी बेहिसाब है उसका दिया हुआ दर्द कि दुनिया के तमाम गम एक तरफ और वो गम एक तरफ। अब आते हैं शकील बदायूनी के इस शेर पे कि अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, बेहिस बना चुकी है बहुत जिंदगी मुझे। अब तो खुशी का गम है ना गम की खुशी मुझे, इसका मतलब है कि जो शायर है इतना इमोशनली ड्रेन्ड हो चुका है कि उसके लिए अब ना तो खुशी का कोई असली एहसास रहा है और ना ही गम का दर्द वो महसूस कर पाता है। नमनेस आ गई है उसके अंदर। ये जो नम्बनेस है, जो ग्रीफ का एक रिस्पॉन्स है, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब किसी ने ज़्यादा दर्द, गम या ट्रॉमा बर्दाश्त कर लिया हो तो उनकी इमोशनल स्टेट, जो इमोशनल सिस्टम है, वो थोड़े वक्त के लिए शट डाउन हो जाता है। फिर अगला मिसरा है कि बेहिस बना चुकी है बहुत ज़िंदगी मुझे। इसमें शायर जो है वो अपनी नमनेस के बारे में और आगे चल के बात कर रहा है कि ज़िंदगी में उसको जो भी गम मिले हैं उन्होंने
इतना थका दिया है कि वो अपने इमोशन से बेहिस हो चुके हैं। बेहिस होने का मतलब है कि वो अपनी फीलिंग्स को महसूस नहीं कर पाते हैं, ना खुशी ना गम। ये नमनेस उसके अंदर इतनी घुस गई है कि वो अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जो लोगों को डिप्रेशन होती है, क्रॉनिक डिप्रेशन होती है, उनकी लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कोई चीज़ उन्हें खुशी नहीं देती है। कहो उठ जाओ तो उठ जाएंगे, कहो बैठ जाओ तो बैठ जाएंगे। उनके अपने कोई ओपिनियंस नहीं होते हैं और ना ही वो शेयर करना चाहते हैं ऐसा कुछ। तो ये इमोशनल नम्बनेस ग्रीफ का एक बड़ा ही नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसमें इंसान अपनी इमोशनल पेन से बचने के लिए अपने आप को नम्ब कर देता है। जब ज़्यादा गम होता है तो इंसान के लिए अपने जज्बात को समझना और एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अगर ये स्टेज सही वक्त पे आइडेंटिफाई कर ली जाए तो इलाज किया जा सकता है, हीलिंग हो सकती है। सबसे ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना और उसके बाद ज़रूरी है तैयार होना इलाज के लिए। तो ग्रीफ के जो स्टेजेस जिनके ऊपर हम काफ़ी इंस्टाग्राम पे रील्स देख चुके हैं, उनको मैं असल में समझना चाहती थी, इसलिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और कुछ एकेडमिक पेपर्स पढ़े हैं। कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पोस्ट्स पढ़ के आ रही हूँ। तो पहला जो स्टेज है वो है डिनायल का, यानी कि डिसबिलीव का। इनकार एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें लॉस का जो शॉक है उससे बचाता है। यानी अरे मेरे साथ कैसे हो गया ये, अरे मैं तो सारे रूल्स फॉलो किए हैं, फिर मैं हार कैसे गई या हार कैसे गया। तो ये पहले जो शॉक लगता है किसी ट्रॉमा का, उसका रिएक्शन होता है डिसबिलीफ यानी कि डिनायल। ये है पहली स्टेज जिसमें हम अपनी रियलिटी को झुठलाते हैं कि नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज, एंगर की, गुस्से की। एंगर इज़ अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू द पेन एंड इनजस्टिस ऑफ लॉस। इनजस्टिस ही तो फील होता है ना, हमारे साथ क्यों हो गया ऐसे, दूसरों के साथ क्यों नहीं हुआ, एंड ऑल दैट। तो गुस्सा गम का एक तरह का एक्सप्रेशन होता है। ये वो पॉइंट होता है जब इंसान किसी को ब्लेम करना चाहता है। हाय मेरी किस्मत फूट गई, हाय खुदा ने मेरे साथ ये कर दिया, हाय फलाने की वजह से मैं इस मकाम पर आ गया हूँ। खुद को भी ब्लेम करते हैं कई लोग, नहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है, नहीं मैं ही जिम्मेदार हूँ इसका। तो ये एंगर इस तरह से हमें ब्लेम करने के लिए उकसाता है। तीसरी स्टेज है बार्गेनिंग। हमारी जो हेल्पलेसनेस है ये उसका इजहार होता है। बार्गेनिंग का मतलब ये होता है कि अच्छा अगर ये ना होता तो वैसा होता, अच्छा अगर हम वैसे करते ना तो ये शायद आउटकम नहीं होता है। तो इस तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में सिनेरियोज बनाते हैं कि अगर मैं उस वक्त वो फैसला ले लेता तो शायद बच जाता। So it's simply our brain trying to convince us that we could have controlled the outcome if we had done or avoided a certain thing. What ifs में फंसे रहना जिसे कहते हैं, ये तीसरी स्टेज वो होती है। चौथी स्टेज है डिप्रेशन। ये स्टेज तब आती है जब हमें लॉस की परमानेंस का एहसास हो जाता है। इट्स अ डीप रिफ्लेक्टिव स्टेज जहाँ सैडनेस आपको कंज्यूम कर लेती है। फिर आती है हीलिंग वाली स्टेज और वो होती है एक्सेप्टेंस की। इसका मतलब ये है कि दुख ख़त्म तो नहीं हुआ है, पर हाँ उसके साथ रहने के हम आदी हो गए हैं, आदत डाल ली है, डिटैच हो गए हैं हम। तो इमोशनली डिटैच करने का मतलब यही है कि भाई वो कुछ भी कहें कुछ भी करें, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में मगन रहिए। जो पेपर में पढ़ रही थी, जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, उसकी एक और स्टडी है। उसका गोल ये था कि ग्रीफ किस तरीके से वक्त के साथ बदलता है और कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस हैं जैसे कि डिसबिलीफ, यर्निंग, एंगर, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो क्या ये ग्रीफ इन्हीं स्टेजेस से होकर गुजरता है क्या वाकई? तो रिसर्च ने ये बताया है, जो फाइंडिंग्स थी वो ये कहती हैं कि ग्रीफ 6 महीने के अंदर पीक करता है और फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। तो अगर कोई 6 महीने के बाद भी ज़्यादा ग्रीफ एक्सपीरियंस कर रहा हो तो उन्हें सख्त ज़रूरत है थेरेपी की, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की, जो ये तय करेगा कि काउंसलिंग चाहिए या दवाइयाँ चाहिए या दोनों चाहिए। अभी जो रिसर्च है, इससे ये तो समझ आ गया है कि ग्रीविंग का प्रोसेस कैसा होता है और कैसे अनहेल्दी ग्रीव को आइडेंटिफाई करके हम सपोर्ट दे सकते हैं। और वही बात है कि ग्रीविंग का प्रोसेस अपने आप में बड़ी हीलिंग लेकर आता है, तो वो आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो बशीर बद्र का शेर आपको मैं सुनाऊंगी, इसी बात पे जोर दे रहा है कि पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है। सुनिए, पत्थर के जिगर वालों गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है।
पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। इसका मतलब है कि जो लोग अपने दिल को पत्थर की तरह सख्त बना चुके हैं, जो इमोशनल पेन और ग्रीफ को अपने अंदर दफन कर चुके हैं, उनके लिए भी ऐसी स्पॉन्टेनिटी है जो उनके गम को महसूस करने और उसे आगे बढ़ने में काफी मदद करती है और उससे निकलने की राह दिखाती है। फिर लिखते हैं, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है। जैसे पोएट ये कह रहा है कि जैसे पानी अपनी राह खुद बना लेता है ना, वैसे गम और दर्द के रास्ते पर भी इंसान अपना रास्ता बना लेता है। पानी की तरह वो अपने दर्द को अपने रास्ते का हिस्सा समझकर अगर उससे गुजर जाए तो गम से बाहर निकल सकता है। तो यहाँ जो फ्लोइंग वाटर का इस्तेमाल किया है, इट सिंबलाइजेज द नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ ग्रीफ। जो ग्रीफ है, गम है, बहुत हैवी होता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो शेर को ऐसे आप इंटरप्रेट करें कि ये हीलिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। वे जस्ट लाइक वाटर फाइंड्स इट्स पाथ ओवर ऑब्स्टिकल्स, The emotional journey through grief gradually leads to acceptance. अब आइए कैफी आज़मी के शेर पर। कहते हैं कि जो लोग बहुत गमज़दा होते हैं मुस्कुराते ज़्यादा हैं। कैफी का ये शेर उसी बात पे फोकस करता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये बहुत ही मशहूर गज़ल है जगजीत सिंह की और ग्रीफ और इमोशनल सप्रेशन की बहुत बढ़िया मिसाल है। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराता हुआ नज़र आता है, अक्सर इस बात का इशारा होता है ये कि उनके अंदर कुछ ऐसा दर्द या गम है जो वो दिखाना नहीं चाहते हैं। मुस्कुराहट के पीछे एक छुपा हुआ गम हो सकता है जिसे वो अपनी फीलिंग्स को ज़िंदगी के साथ कोप करने के लिए एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। इसका मतलब ये है कि ये मुस्कुराहट एक फसाड है, एक मास्क है जो वो अपने असली इमोशंस को दुनिया से छुपाने के लिए पहने हुए हैं। तो साइकोलॉजिकली व्हेन वी एक्सपीरियंस ग्रीफ और इंटेंस इमोशनल पेन, हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू अपीयर स्ट्रॉन्ग एंड हैप्पी टू अदर्स। कभी स्माइल करते जाएंगे, कभी बड़े प्लेजेंट दिखने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ लोग गम और सदमे में रो पड़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि बड़े मासूम होते हैं या फिर बड़े इमोशनली वीक होते हैं। फरत एहसास का आप ये शेर सुनिए कि मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ मैं। इस शेर में शायर अपनी इमोशनल डिस्ट्रेस और ग्रीफ को एक्सप्रेस कर रहा है। जो लाइन है कि मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, और उसके बाद जब मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगा तो बढ़िया नींद आएगी मुझको। तो कैथार्सिस की यहाँ पे तलाश है शायर को कि दर्द का इजहार भी करेगा और जो रिलीज होगा उसके बाद जो सुकून मिलेगा वो उसके लिए बहुत अहमियत रखता है। ग्रीफ या इंटेंस इमोशनल पेन महसूस किया जाता है तो रोना उसमें बड़ी नेचुरल और हेल्दी सा कोपिंग मैकेनिज्म है जो इमोशनल रिलीज और रिलीफ भी देता है। तो यहाँ शायर उस रिलीज की तलाश में है जिसमें वो अपने गम को पूरी तरह से महसूस करना चाहता है बिना किसी सप्रेशन के, और उसके बाद जब अंदर से एकदम क्लेंज हो जाएंगे तो बढ़िया नींद आएगी। ग्रीफ की एक और बड़ी ख़राब बात है कि वो हमारे दिमाग को कंफ्यूज कर देता है। तो ग्रीफ हमें इस तरह से कंफ्यूज करता है कि हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, होपलेस फील करने लगते हैं। तो ये फीलिंग लॉन्ग टर्म डिप्रेशन और एंग्जाइटी को भी ट्रिगर कर सकती है। क्योंकि हम अपनी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई जी, क्योंकि हम तो कंट्रोल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हकीकत यह है कि जिस वक्त ये डिसाइड कर लें आपके कंट्रोल में तो कुछ है ही नहीं, वो है असल मोमेंट ऑफ लिबरेशन। नाउम्मीदी और नाकामी का जो फ़र्क है, फैज़ अहमद फैज़ से बेहतर आज तक कोई नहीं समझा सका है कि दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। नाउम्मीद मीन्स कंप्लीटली होपलेस, वाइल नाकाम मीन्स अनसक्सेसफुल। कोई टेम्पररी सेटबैक अगर हुआ तो वो नाकामी हो गई। नाउम्मीदी जब आप उम्मीदी छोड़ दें कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फैज़ कह रहे हैं कि दिल का हाल होपलेस नहीं है, बस फिलहाल अनसक्सेसफुल है, यानी डिफीट को फाइनल मत समझिए, इट्स जस्ट अ फेज। लेकिन अब गालिब का जो पर्सपेक्टिव आपको सुनाऊंगी गम पर,
वो सुन लीजिए, गिरह बांध लीजिए। कहते हैं कि गम तो मौत के साथ ही खत्म होगा, यानी ही परसीव्स ग्रीफ एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ इटसेल्फ, कि क़ैदे हयात बंद व गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। गालिब ये कह रहे हैं कि जिंदगी की बंदिश और गम का बंधन एक ही चीज़ है, बोथ आर फॉर्म्स ऑफ कन्फाइनमेंट। सो लाइफ इटसेल्फ कैन फील लाइक अ प्रिजन एंड ग्रीफ इज द कांस्टेंट चेन दैट बाइंड्स अस। तो जिंदगी का सफ़र अपने आप में एक स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल में ग्रीफ हमेशा हमारे साथ है। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। तो गालिब ये सवाल उठाते हैं कि इंसान को मौत से पहले ग्रीफ से कैसे निजात मिल सकती भाई। So essentially he is reflecting on how suffering is inherent in human existence. It's as if grief is a companion of life. वाह जी वाह वाह, महफिल लूट ली। तो ये बेसिक सी बात है, समझ आ गई अगर आपके, तो कुछ भी परेशान नहीं करना चाहिए। खुश रहिए। I know it's difficult, but just try. आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक ख्याल रखिए, खूब सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। उर्दूनामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है, जिसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने और इस पॉडकास्ट की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग की है फबीहा सैयद ने और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।